हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर फ्रॉम क्लास 7 साइंस। इस चैप्टर में हम लोग को हीट एंड टेम्परेचर ये दोनों टर्म्स को बहुत ही डिटेल्स में जानना है एंड समझना है कि ये दोनों टर्म्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसा हम जानते हैं कि गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एंड वी फील हॉट ड्यूरिंग समर डे। एंड उसी तरीके से अगर हम विंटर सीज़न का बात करें तो विंटर सीज़न में बहुत ठंड लगता है और ख़ुद को ठंड से बचाने के लिए हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वैसे ही जैसे कि कुछ चीज़ों को हमको जब ठंडा रखना होता है या खाने को जब हम सही रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, फ्रेश रखना चाहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उस चीज़ को फ्रेश रखने के लिए हम लोग ज़्यादातर उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में आधी चीज़ें जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो ठंडी होती हैं या कूलर होती हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसके वजह से वो खाना बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है। वैसे ही ठंड के टाइम में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब ठंड बढ़ जाती है तो हम लोग रूम हीटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे घर को गर्म रखने में, रूम को गर्म रखने में मदद करता है। वैसे ही हम लोग जब कुछ अच्छा खाना बनाना चाहते हैं एंड उस चीज़ के लिए जब हमें कुछ बेक करना होता है, बेकिंग के लिए, केक बनाने के लिए, पिज़्ज़ाज़ बेक करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम अवन का यूज़ करते हैं। अवन भी एक तरीके का ऐसा अप्लायंस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अपने चारों ओर देखते हैं एंड ये सब चीज़ हीट एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ये सारे वर्ड्स हमने सुना हुआ है, जैसे कि टर्म्स लाइक हॉट, वार्म, कूल एंड कोल्ड। ये 4 वर्ड्स हैं जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। तो हॉट जब बोला जाएगा तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। वार्म बोलेंगे मतलब लेसर देन हॉट। कूल बोलेंगे मतलब थोड़ा ठंडा। और कोल्ड बोलेंगे मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ये एक कंपैरेटिव टर्म्स हैं और जहाँ जहाँ पर हमको किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होता है तो हम लोग ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम लोग को समझ आ गया कि हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ अलग हॉटनेस होता है या कोल्डनेस होता है, तो इस हॉटनेस और कोल्डनेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो इसके लिए हम ज़्यादातर नॉर्मली अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई एंड टच द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं और ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट को छू कर बताना पड़े कि ऑब्जेक्ट सच में कितना हॉट है या सच में कितना कोल्ड है, या उसको मेजर करने के लिए कहा जाए कि मेजर करिए कि कितना हॉटनेस है या कितना कोल्डनेस है, तो उसके एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस या एक्सटेंट ऑफ कोल्डनेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं सिंपली बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी समझेंगे, जिससे कि ये समझ में आ जाएगा कि सिर्फ टच करने से या जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो एक बहुत रिलायबल मेथड नहीं होता है कि जिससे कि हम हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर कर पाएँ। तो इसीलिए सिर्फ टच करने से ऑब्जेक्ट्स के हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में हम बता नहीं सकते हैं प्रिसाइजली। तो इस चीज़ को ही हम लोग एक्टिविटी से समझेंगे। अब जैसे कि इस एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास 3 अलग अलग टाइप के बोल्स हैं। वी हैव टेकन 3 डिफरेंट बोल्स। ठीक है, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में हम लोग को 3 अलग अलग इस तरीके से बोल्स लेना है और ये तीनों बोल्स में अलग अलग तरीके का पानी है जो कि अलग अलग टेम्परेचर्स पर है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि ये वाला जो बोल है इसमें हमने हॉट वाटर रखा है, ठीक है, गर्म पानी है इसमें, और ये वाला जो आपको बोल दिख रहा है दिस इज़ कंटेनिंग कोल्ड वाटर, इसमें ठंडा पानी है। और जो ये बीच वाला सेंटर वाला बोल है इसमें नॉर्मल वाटर है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म,
नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे उस पर पानी रखा हुआ है। अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को अपना जो राइट हैंड है, वी नीड टू प्लेस इट इनसाइड वन ऑफ द हॉट वाटर, ठीक है। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, दोनों में से जो भी हैंड आप उसमें रख सकते हैं। सपोज लेट इज गो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि राइट हैंड को आप कोल्ड वाटर में डालिए और लेफ्ट हैंड को हॉट वाटर में डालिए, ठीक है। सो राइट हैंड टू बी प्लेस्ड, ये वाला जो हाथ होगा, लेट दिस बी आवर राइट हैंड एंड वी आर प्लेसिंग इट इनसाइड कोल्ड वाटर। और जो दूसरा वाला बोल है जिसमें हमने गर्म पानी रखा है, उसमें हमको लेफ्ट हैंड को डिप करना है, ठीक है। तो हमारे जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ को अलग अलग बोल्स में हम डिप कर रहे हैं। राइट हैंड को कोल्ड वाटर में डिप कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड को हॉट वाटर में डिप कर रहे हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, कुछ देर के लिए हमको रुकना है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को जब हम पानी में डिप करते हैं, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो वी हैव टू वेट फॉर 2 to 3 minutes ऑफ टाइम, ताकि हमको महसूस हो कि वो पानी ठंडा है या गर्म है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम 2-3 मिनट तक इंतज़ार करेंगे और अपने हाथ को डिप करके छोड़ देंगे। इसके बाद जैसे ही 2-3 मिनट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वी विल टेक आउट बोथ ऑफ आवर हैंड्स, हम लोग अपने दोनों हाथ उन दोनों बोल से निकालेंगे एंड उसको हम लोग नॉर्मल पानी के अंदर दोनों हाथ एक साथ डिप करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने राइट हैंड लिया, कोल्ड वाटर में डिप किया, लेफ्ट हैंड लिया, हॉट वाटर में डिप किया। उसके बाद दोनों हाथ हम पानी से बाहर निकालेंगे, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से आपको अपने हाथ को बाहर निकालना है और नॉर्मल वाटर में एक साथ दोनों हाथ को डिप कर देना है। और इसके बाद बताना है कि आपके राइट हैंड में आपको क्या महसूस हो रहा है और लेफ्ट हैंड में क्या महसूस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड को हमने सबसे पहले किस में डिप किया था, कोल्ड वाटर में डिप किया था, जिसके वजह से आपका राइट हैंड एक तरीके से क्या हो जाएगा, राइट हैंड विल बिकम कोल्ड, क्योंकि उसको हमने ठंडे पानी में डाला तो हमारा हाथ भी ठंडा हो जाएगा। तो जब इस कोल्ड हैंड को हम नॉर्मल पानी में डालते हैं, जब इसको नॉर्मल वाटर में डाला जाता है, तो हम ये देखते हैं कि इसी राइट हैंड में आपको क्या महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, यू विल फील वार्म, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू फील वार्म इन आवर राइट हैंड, ठीक है। अब हमारे लेफ्ट हैंड के साथ क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड को हमने क्या किया था, ये तो राइट हैंड का सिचुएशन है, लेफ्ट हैंड को हमने डिप किया था हॉट वाटर में, ठीक है। तो इसको हमने हॉट वाटर में डिप किया, तो हॉट वाटर में डिप करने के वजह से हमारा हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बिकम हॉट। जब हम इसी हॉट हैंड को, गर्म हाथ को जब हम नॉर्मल वाटर में डिप करते हैं, तो यही हाथ में हमको कैसा महसूस होगा, कोल्डनेस महसूस होगा, ठीक है। तो कोल्डनेस क्यों महसूस हो रहा है, वाई इज़ इट गोइंग टू फील कोल्ड इन आवर लेफ्ट हैंड, क्योंकि हमने हॉट वाटर से डायरेक्टली उसको नॉर्मल पानी में डिप किया है। तो आपको दोनों हाथों में अलग अलग सेंसेशन होगा। राइट हैंड को जब हम नॉर्मल पानी में डिप करेंगे तो हमको गर्म महसूस होगा, ठीक है, वार्म महसूस होगा, और लेफ्ट हैंड को जब हम नॉर्मल पानी में डिप करेंगे तो हमको ठंडा महसूस होगा। तो एक ही वक्त पे दोनों हाथों में आपको अलग अलग सेंसेशन महसूस हो रहा है। एक हाथ में आपको गर्म महसूस हो रहा है और दूसरे हाथ में आपको ठंडा महसूस हो रहा है, जबकि आप उसको नॉर्मल पानी में ही डिप कर रहे हैं। नॉर्मल पानी का टेम्परेचर तो एक ही होना चाहिए, लेकिन आपको अलग अलग तरीके का सेंसेशन महसूस हो रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ टच करने से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सच में हॉट है या कोल्ड है। तो ये एक रिलायबल मेथड नहीं होता है। सिंपल चीज़ों के लिए, सिंपल सिचुएशन के लिए तो ठीक है, आप टच करके नॉर्मली बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। लेकिन जब आपको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिया जाएगा, जैसे कि ये एक्टिविटी जिसमें हमने 3 अलग अलग तरीके का पानी लिया था और फिर हम उसको टच करके महसूस करना चाहते हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है, तो इस एक्टिविटी में हमारा टच का जो सेंसेशन है वो एक परफेक्ट तरीका नहीं है जिससे कि हम ये बता पाएँ कि पानी एक्चुअली हॉट है या कोल्ड है।
ठीक है, तो इससे हम क्या प्रूव कर पा रहे हैं, हम लोग ये प्रूव कर पा रहे हैं कि सेंस ऑफ टच इज़ नॉट अ वेरी परफेक्ट वे टू मेजर हीट। सिर्फ टच से हमारा जो अलग अलग 5 सेंसेस है, टच इज़ वन ऑफ द सेंस, तो सिर्फ टच करने से हम ये नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट में कितना हीट प्रेजेंट है या वो ऑब्जेक्ट सच में कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। तो अब अगर टच करने से या हमारा जो सेंसेस है जिसको हम यूज़ करके ये मालूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, अगर वो सेंसेस को इस्तेमाल करके हम एक परफेक्ट तरीका नहीं निकाल सकते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए, तो फिर हम ऑब्जेक्ट के हॉट या कोल्ड होने को कैसे मेजर करेंगे, उसके डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को कैसे मेजर करेंगे। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हॉटनेस और अमाउंट ऑफ कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको हम डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस कहते हैं। तो इसको कैसे मेजर किया जा सकता है, तो इसको मेजर करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करें। टेम्परेचर मेजर करने से ये बहुत इजीली हम बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस कितना है या डिग्री ऑफ कोल्डनेस कितना है। तो एक चीज़ यहाँ पर और हम लोग को समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट हॉट होता है, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट होगा तो डेफिनेटली उसका जो टेम्परेचर है वो हाई होगा। ठीक है, सो हाई टेम्परेचर इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉट। हॉट ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैज़ हाई टेम्परेचर, ये एक चीज़ है। और अगर हम बोलते हैं कोल्ड ऑब्जेक्ट, बहुत ठंडा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो कम होगा। सो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट गर्म होता है उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी होता है, और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट ठंडा होता है उतना ही कम उसका टेम्परेचर होता है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम लोग को क्या मेजर करना चाहिए, टेम्परेचर मेजर करना चाहिए। एंड ये जो टेम्परेचर है ये एक तरीके का फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 6 में भी हम पढ़कर आ रहे हैं, वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम जानते थे। जैसे हमने पढ़ा था अबाउट मास, जैसे हमने पढ़ा था लेंथ, उसी तरीके से हमने पढ़ा था टाइम, ठीक है, स्पीड, ये सब कुछ आपके फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो बहुत सारे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिसमें एक टेम्परेचर भी होता है। तो टेम्परेचर एक ऐसा फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ऑब्जेक्ट गर्म होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ऑब्जेक्ट ठंडा होगा। सो ये कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का। और टेम्परेचर किस तरीके से हीट से रिलेटेड है ये भी हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है, बिकॉज एज वी नो कि चैप्टर का जो हेडिंग है वही है हीट एंड टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये किस तरीके से हीट से रिलेटेड है, हीट वर्ड से हम कैसे एक टेम्परेचर को जोड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हीट और टेम्परेचर काफ़ी रिलेटेड टर्म्स होता है। हीट वर्ड और टेम्परेचर वर्ड काफ़ी इंटर रिलेटेड टर्म्स है लेकिन सेम नहीं है। ये कभी नहीं मानना है कि हीट इज़ सेम एज टेम्परेचर। हीट इज़ नेवर सेम एज टेम्परेचर। हीट बहुत अलग चीज़ है, टेम्परेचर बहुत अलग चीज़ है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन काफ़ी रिलेटेड भी होता है। दे आर क्वाइट क्लोजली रिलेटेड। तो वो किस तरीके से सिमिलर हैं और किस तरीके से डिफरेंट हैं ये समझते हैं। अब जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का कहा जा रहा है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी हीट एनर्जी है, तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और वो ऑब्जेक्ट गर्म होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक कोई भी ब्लॉक है, किसी मेटल का बना हुआ ब्लॉक है, एंड
let this metal block be considered as first block and denoted by A, और दूसरा एक मेटल ब्लॉक है, let this be B। अगर हम बोलेंगे कि A मेटल ब्लॉक में ज़्यादा हीट पहले से प्रेजेंट है और दूसरे वाले ब्लॉक में कम हीट एनर्जी प्रेजेंट है, कम हीट वहाँ पर है बी ब्लॉक में, तो जिसमें ज़्यादा हीट एनर्जी होगा उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और जिसका हीट एनर्जी कम होता है, जिसमें हीट एनर्जी कम प्रेजेंट होता है, उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होता है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा है कि टेम्परेचर को हम डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस से जोड़ते हैं, तो हाई टेम्परेचर का मतलब होता है कि सब्सटेंस को हम हॉटर कह सकते हैं या हॉट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं, और लो टेम्परेचर बोलेंगे, कम टेम्परेचर बोलेंगे तो उसको कोल्डर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या कोल्ड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सो जितना ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा टेम्परेचर, उतना गर्म होगा ऑब्जेक्ट, जितना कम हीट उतना ही कम टेम्परेचर होगा और उतना ठंडा भी होगा ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ द बेसिक रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा हीट होता है उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एंड टेम्परेचर के ज़्यादा या कम होने से हम ऑब्जेक्ट के डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को बता पाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। अब हम लोग को इसके डिफरेंसेस के बारे में भी जानना है कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग कैसे टर्म्स हैं। तो अलग अलग के लिए आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हम लोगों को डिफरेंसेस टैब्यूलेट करके बताया गया है कि क्या क्या डिफरेंसेस होता है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हीट एक तरीके का एनर्जी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को हम जैसे जानते हैं कि एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग किसी तरीके की एक्टिविटी को करने के लिए करते हैं, तो हीट का भी इस्तेमाल हम बहुत तरीके की एक्टिविटी को करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हीट का इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए किया जा सकता है, हीट का इस्तेमाल आप चाहें तो हीट एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जैसे सनलाइट होता है, सनलाइट सोलर पैनल्स पे पड़ता है, और उस सनलाइट को फिर हम देखते हैं कि उसमें जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि सोलर पैनल्स अपने में स्टोर करके रखते हैं और फिर उसको हम बाद में इस्तेमाल कर पाते हैं। तो सिंस हीट एक तरीके का एनर्जी है तो वो अपने फॉर्म को बदल भी सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है। और टेम्परेचर का अगर आपको पूछा जाएगा कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर को हम एनर्जी नहीं बोलेंगे। टेम्परेचर बेसिकली सिर्फ एक मेजरमेंट है जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस कितना होगा या डिग्री ऑफ कोल्डनेस कितना होगा। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर टर्म का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड डिफरेंस ये है कि हीट कभी भी जब किसी बॉडी में अप्लाई होता है या हीट कभी भी कोई बॉडी एब्जॉर्ब करता है या हीट किसी बॉडी से बाहर निकलता है, मतलब हीट चेंजेस के वजह से टेम्परेचर में बदलाव आता है। ठीक है, सो हीट एक तरीके से टेम्परेचर को बदलने में मदद करता है। टेम्परेचर बदलना मतलब टेम्परेचर को या तो बढ़ाना या तो घटाना, टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने में कौन मदद करता है? हीट एनर्जी मदद करता है। हीट अगर कम होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो सिमिलरली टेम्परेचर वाले कॉलम में आपको सेकेंड पॉइंट दिखेगा दैट इट इज़ इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब हीट का असर होता है टेम्परेचर। हीट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करवाते हैं तो उसके असर में आप देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम हीट किसी ऑब्जेक्ट से बाहर निकालते हैं या हीट लूज करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके असर में आप देखते हैं कि टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो हीट एक तरीके से टेम्परेचर को बदलता भी है, और टेम्परेचर हीट का एक इफेक्ट होता है, एक असर होता है, आफ्टर इफेक्ट होता है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है।
थर्ड पॉइंट है जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स के बारे में, जिन यूनिट्स का इस्तेमाल हम हीट को मेजर करने के लिए करते हैं और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो हीट को मेजर करने के लिए यहाँ पर आपको 2 यूनिट दिया हुआ है, एक तो जूल्स और दूसरा कैलोरीज। अब ये जो जूल्स और कैलोरीज का बात हो रहा है, कैलोरीज एक तरीके से एक नॉर्मल यूनिट है जिसमें कि हीट को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं होता है। जैसे हमने क्लास 6 में एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। एसआई यूनिट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट्स होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम यूज़ कर सकते हैं। एसआई यूनिट में आपको जैसे याद होगा कि मास का हम लोग एसआई यूनिट लिखते थे किलोग्राम, लेंथ के लिए हम लोग लिखते थे मीटर, टाइम के लिए हम लोग लिखते थे सेकेंड। उसी तरीके से जब हम हीट बोलेंगे, हीट एनर्जी का बात करेंगे, तो उसके लिए जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, जिसका सिंबल होता है कैपिटल J। ओके, सो दैट इज द सिंबल। इसका अगर फुल फॉर्म अगर लिखना हो तो हम लिखते हैं JOULE। और ये एक साइंटिस्ट के नाम से आया है, जिन साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। यू विल बी एबल टू सी इट फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ दैट इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट जिनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। सो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर हीट का ऐसा यूनिट लिखा जाता है। जनरली हम पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं, JOULE पूरा नहीं लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग सिर्फ कैपिटल J मेंशन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ SI यूनिट्स ही नहीं होते हैं, बाकी दूसरे भी तरीके के यूनिट्स होते हैं। जैसे कि SI यूनिट अगर kg है तो अदर यूनिट्स अगर पूछा जाएगा तो अदर यूनिट्स भी होता है, जो कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे यूनिट्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम SI यूनिट। जैसे मास के लिए बात करेंगे तो हम ग्राम बोल सकते हैं, मिलीग्राम बोल सकते हैं। लेंथ बोलेंगे तो हम सेंटीमीटर बोल सकते हैं, किलोमीटर बोल सकते हैं। टाइम बोलेंगे तो हम आवर्स बोल सकते हैं, मिनट बोल सकते हैं। उसी तरीके से जूल के लिए अदर यूनिट्स में आता है कैलोरीज। कैलोरीज एक अदर यूनिट है बट वो SI यूनिट नहीं है। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट में आपको ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पर दिखेगा कि हीट को मेजर करने के लिए हम जूल या कैलोरी में से कोई भी एक यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर का वहीं पर बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चाहें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूनिट भी जोड़ सकते हैं, केल्विन, जिसके बारे में आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, केल्विन। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो उसमें टेम्परेचर भी एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका जो SI यूनिट है वो होता है केल्विन, जिसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है। अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो नाम क्या होता है? नाम होता है केल्विन। ठीक है, तो नाम इसका है, फुल नेम केल्विन होता है। दैट इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। लेकिन अदर यूनिट्स के बारे में अगर पूछा जाए कि अपार्ट फ्रॉम केल्विन जो कि SI यूनिट है, उसके अलावा और कितने यूनिट्स होते हैं, तो अदर यूनिट्स में आता है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मैंने सिंबल लिखा है, यहाँ वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो मैंने स्मॉल सा एक सर्कल ऊपर बनाया है, ये होता है डिग्री का सिंबल। और ये जो C लिखा है, C मतलब होता है सेल्सियस, या शॉर्ट में सेल्सियस तो बोलते ही हैं, साथ साथ में एक और नाम होता है इसका, सेंटीग्रेड। ओके, सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा था, तो ये जो स्मॉल सा सर्कल है ये तो डिग्री डिनोट करता है, और F का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन सब के बारे में एक एक करके, ये जो मैंने 3 आपको बताया, 3 अलग अलग यूनिट्स, एक तो SI यूनिट है केल्विन, दूसरा है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। इन तीनों के बारे में हम लोगों को आगे डिटेल्स में डिस्कस करना है वन बाय वन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट।
तो सबसे पहला आपको बुक में दिखेगा सेल्सियस के बारे में, कि सेल्सियस एक तरीके का टेम्परेचर स्केल है और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो थर्मोमीटर के बारे में आपको पता ही होगा। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे कि हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, और अलग अलग थर्मोमीटर्स में अलग अलग यूनिट्स दिया हुआ रहता है। जैसे कि अगर आपको कोई ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो, मतलब जो हमारे घर में थर्मोमीटर होता है जिससे कि हम किसी ऐसे इंसान का बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं जिसको फीवर हो जाए, जिसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो उस वक्त हम थर्मोमीटर की मदद से पता करते हैं कि कितना ज़्यादा फीवर है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ बॉडी का, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। इसको पता करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो जो घर पे हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का भी अगर हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो भी थर्मोमीटर होता है उसमें टेम्परेचर ज़्यादातर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स में कैलकुलेट किया जाता है। जो टेम्परेचर उसमें शो होता है थर्मोमीटर में, वो सेल्सियस में उसकी वैल्यू होती है और या तो फ़ारेनहाइट में भी उसकी वैल्यू हो सकती है। तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल्स का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम लेबॉरेटरी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर हमको कोई साइंटिफिक काम है, कोई एक्सपेरिमेंट वाला काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यूज़ करने की जगह हम क्या टेम्परेचर स्केल यूज़ करते हैं? केल्विन टेम्परेचर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझा है। यहाँ पे क्या समझे हम लोग कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेना है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का टेम्परेचर लेना है, तो इन सब के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज़ किया जाता है या जो टेम्परेचर स्केल का यूज़ किया जाता है, वो टेम्परेचर स्केल्स दो तरीके के हो सकते हैं। या तो हम डिग्री सेल्सियस में उसको कैलकुलेट करते हैं और थर्मोमीटर में आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिखता है, या डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिखता है। और दूसरा हमने ये समझा है कि अगर हम कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं या अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट वाला कोई काम कर रहे हैं, साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं लेबॉरेटरी में, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर स्केल हम यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है। तो कॉमन केसेस में हम यही देखते हैं कि यहाँ पर हम केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। केल्विन टेम्परेचर स्केल का ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टेम्परेचर स्केल है सेल्सियस स्केल। सबसे पहले जब भी आपको यहाँ टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बताया जाएगा तो हमने तीन टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा, एक तो सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। तो कभी भी ये तीनों के बारे में आपको डिस्कशन किया जा रहा है तो आप कभी भी पढ़ने बैठें तो आप क्वेश्चन वाइज पढ़ें कि इस पैराग्राफ से आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको इस पैराग्राफ से पूछा जा सकता है वो ये है कि सेल्सियस स्केल को किस इंसान ने डेवलप किया है, सेल्सियस स्केल को किस इंसान ने ढूंढा है, या कैसे वो डेवलप हुआ और किसने डेवलप किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ से पूछा जाएगा, दैट हु डेवलप्ड सेल्सियस स्केल, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले हम सारे क्वेश्चंस आपको मेंशन कर दें, उसके बाद फिर हम एक एक करके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको यहाँ पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिनोटेड बाय डिग्री सी। डिग्री सी से हम क्या डिनोट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन 3 में हम बोलेंगे व्हाट इज लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा, राइट द
upper and lower fixed point of सेल्सियस स्केल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है, दैट कुड बी हाउ मैनी divisions are present in a Celsius scale। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो एक के बाद एक इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर लिखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन 1 हमारा है, हु डेवलप्ड सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल वाज डेवलप्ड बाय एंडर्स Celsius। So Anders Celsius is the correct answer। और ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्हीं के नाम से सेल्सियस स्केल को नाम दिया गया है और इन्होंने ही सेल्सियस स्केल को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिनोटेड बाय डिग्री सी। डिग्री सी डिनोट करता है, मतलब ये जो ये हम सिंबल लिखते हैं इससे हम क्या डिनोट करते हैं, दिस डिनोट्स डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उसके बाद व्हाट इज लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज जनरली, लोअर फिक्स्ड पॉइंट अगर हम किसी टेम्परेचर स्केल में लिखते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस। मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर पानी फ्रीज करता हो, जम जाता हो, आइस में कन्वर्ट हो जाता हो, उस टेम्परेचर को हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। सो दैट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। ओके, इसके बाद लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बाद अपर फिक्स्ड पॉइंट उसी तरीके से क्या होना चाहिए, अपर फिक्स्ड पॉइंट उसी तरीके से होता है जैसे हमने फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ बोला, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल होकर अपने वाटर वेपर वाले स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अपनी स्टीम वाले स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। ठीक है, तो ये अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के वैल्यूज़ बताइए जो कि सेल्सियस स्केल पर हम देखते हैं। ठीक है, सो अपर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू है सेल्सियस स्केल पर, मतलब सेल्सियस स्केल पे जो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करता है वो टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया मेरा पहला आंसर इसका। और लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर पानी फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाए, सेल्सियस स्केल में वो वैल्यू होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम एक और बात समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, इससे हमने एक और चीज़ यहाँ पर समझ लिया। अपर फिक्स्ड पॉइंट वाज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जाएगा तो दैट विल बी
100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमको लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमने यहाँ पर अगर लिखा है तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज बेसिकली व्हाट, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जाएगा तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमने जान लिया, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी हम लोग को मालूम चल गया। अपर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, लोअर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिविजन्स आर प्रेजेंट इन अ सेल्सियस स्केल। तो डिविजन्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिविजन्स अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि एक टेम्परेचर स्केल का डिविजन्स आप टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए अपर फिक्स्ड पॉइंट को लोअर फिक्स्ड पॉइंट से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, सो अपर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू लिखना है और उसको माइनस करना है उससे लोअर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू। ठीक है, सो अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये दोनों को आपको माइनस करना है। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू हमने क्या लिया था 100 और लोअर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू हमने लिया था 0। तो 100 माइनस 0 गिव्स यू 0, 100 माइनस 0 गिव्स यू 100, सो दैट गिव्स यू 100 डिविजन्स। ठीक है, 100 डिविजन्स। अब हम लोग आ जाते हैं डायग्राम में जो कि आपके बुक में है रिलेटेड टू द सेल्सियस स्केल। अब हम लोग इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे एंड समझेंगे कि हमने जो अभी समझा उसका क्या मतलब है। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो यहाँ पर हमने मेंशन किया 0, जो सबसे नीचे होगा, एंड जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल करता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने ऊपर लिखा है। अब इस 100 और 0 के बीच में कितने डिविजन्स हैं, 100 और 0 के बीच में कितने डिविजन्स है वो तो हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके देख लिया, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 और 100 के बीच में ऐसे 100 डिविजन्स हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे कितने डिविजन्स होंगे, 100 डिविजन्स क्रिएट होंगे। और हर एक डिवीजन पर आप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर इसके बाद हमने 0 के बाद नेक्स्ट जो डिवीजन होगा दैट वुड बी 1 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होगा दैट वुड बी 2 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन जो होगा दैट वुड बी 3 डिग्री सेल्सियस, और नेक्स्ट डिवीजन जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से ऐसे जाते जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पर आपको 99 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और फाइनली ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो इस तरीके से कितने टोटल डिवीजन क्रिएट हो गए, 100 डिविजन्स क्रिएट हो गए। तो यही मतलब है कि डिविजन्स क्या होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट का क्या मतलब होता है। तो जैसा हमने सेल्सियस स्केल के लिए पढ़ा है उसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल के लिए भी पढ़ेंगे और उसी तरीके से हम केल्विन स्केल के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसा ही अगर आपसे पूछा जाए कि हु डेवलप्ड फ़ारेनहाइट स्केल, अगर आपको पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट स्केल किसने डेवलप किया है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा हु डेवलप्ड सेल्सियस स्केल, तो हम लोगों ने लिखा था आंसर एंडर्स सेल्सियस, ये आंसर लिखा था। तो अगर आपको पूछा जाता है हु डेवलप्ड फ़ारेनहाइट स्केल तो आंसर हम लिखेंगे गैब्रियल फ़ारेनहाइट। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय डिग्री एफ, तो आपको क्या बोलना है, डिग्री एफ इंडिकेट्स और इट इज़ डिनोटिंग डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड व्हाट इज़ द अपर फिक्स्ड पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज़ नॉट स्टार्टिंग विद 0। ये आपको ध्यान में रखना है कि फ़ारेनहाइट में 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट स्टार्ट होता है। और अपर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 212 एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 32। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच में टोटल डिविजन्स जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ 180। सो टोटल डिविजन्स है 180, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 180 मिलेगा।
तो अब आ जाते हैं डायग्राम पे। डायग्राम में जैसे आपको यहाँ मेंशन्ड है, ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ लोअर फिक्स्ड पॉइंट नीचे मेंशन किया हुआ है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट बताता है। मतलब अगर हम फ़ारेनहाइट में पूछेंगे कि वाटर किस टेम्परेचर पर फ्रीज करता है फ़ारेनहाइट में, तो आपको बोलना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर पूछा जाएगा कि वाटर किस टेम्परेचर पर बॉईल करता है फ़ारेनहाइट स्केल में, तो आपको बोलना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि ये सब जो टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर जो हमने यहाँ ये अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट का टेम्परेचर बताया है, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या बताता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताता है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंडिकेट कर रहा है, ये जो भी हमने यहाँ अपर फिक्स्ड पॉइंट लिखा है। और ये जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ये जो हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ये सब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट बताता है वाटर का। मतलब जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आपको पूछा जाएगा कि सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, दैट वुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट बताइए वाटर का, तो दैट वुड बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा सेल्सियस में, तो दैट वुड बी 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो दैट वुड बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली जब हम केल्विन में बात करते हैं, तो केल्विन में आपको 273 केल्विन होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 373 केल्विन होता है आपका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये सब अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के वैल्यूज़ हैं। तो जब केल्विन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ डिवीजन के बारे में बात कर देंगे, कितने डिविजन्स हैं। तो डिवीजन के लिए जैसे मैंने बोला था कि अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट को क्या करना है, माइनस करना है। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट है 212 और लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 32। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आता है 180। तो 180 डिविजन्स टोटल यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक डिवीजन हमने आगे बढ़ाया लोअर फिक्स्ड पॉइंट से, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 33 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और डिवीजन आगे जाएंगे 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक और डिवीजन आगे जाएंगे 35 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे आपका बढ़ता जाएगा और फाइनली हम लोग कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो जितने डिविजन्स यहाँ पर होंगे वो कितने डिविजन्स होंगे, 180 डिविजन्स होंगे टोटल। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल में, दैट इज़ केल्विन स्केल। और यहाँ पर भी आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि केल्विन स्केल को किसने डेवलप किया है या केल्विन स्केल को किसने इन्वेंट किया है। तो इट इज़ इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन, और लॉर्ड केल्विन के नाम पर ही केल्विन स्केल का भी नाम पड़ा है, इसीलिए हम उसको केल्विन ही कहते हैं। और ये ज़्यादातर लेबॉरेटरीज़ में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन का इस्तेमाल नहीं होता है। और केल्विन का सिंबल होता है के। और केल्विन के साथ एक और चीज़ है कि हम डिग्री साइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिग्री साइन इज़ नॉट यूज्ड। ठीक है, डिग्री साइन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग सिर्फ के लिखते हैं, कैपिटल के लिख देते हैं। जितना टेम्परेचर का वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखना है और साथ में के लगा देना है विदाउट एनी डिग्री। अब यहाँ पर लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बारे में क्या बोला गया, लोअर फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर 273 केल्विन है और अपर फिक्स्ड पॉइंट हमारा 373 केल्विन है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखेगा 273 केल्विन एंड 373 केल्विन। ठीक है, विदाउट डिग्री। अगर यहाँ पे आपको डिग्री दिख रहा है तो दैट इज़ अ मिसप्रिंट। यहाँ पर आपका 373 केल्विन होना चाहिए विदाउट डिग्री। यहाँ डिग्री मेंशन्ड है अगर बुक में तो वो मिसप्रिंट है, इट शुड नॉट बी देयर। विदाउट डिग्री मेंशन करना होता है, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी अगर हम डिविजन्स कैलकुलेट करना चाहिए, टोटल यहाँ पर कितने डिविजन्स है इस पूरे स्केल में, तो वही करना है। अपर फिक्स्ड पॉइंट से लोअर फिक्स्ड पॉइंट को माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 100। तो यहाँ पर टोटल उसी तरीके से 100 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल आई गेस फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्जन फार्मूला सीखेंगे। कन्वर्जन फार्मूला में हम लोग
जानेंगे कि किस तरीके से एक टेम्परेचर स्केल से हम दूसरे टेम्परेचर स्केल में बढ़ सकते हैं, एक टेम्परेचर स्केल को हम किस तरीके से दूसरे टेम्परेचर स्केल में बदल सकते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस में अगर कुछ चीज़ दी हुई है तो हम उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होता है, इन सब के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग. We will meet next time. Thank you.